हूं अमित शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत बधाई है आपको। नमस्कार अमित जी, नमस्कार जी। बधाई इसलिए कि आपने जो प्रेडिक्शन किया था चुनावी नतीजों का, लगभग वैसे ही रिजल्ट आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है सर। अमित जी, जैसे हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग जो काम करते हैं, जो सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस जो काम करती है, हम लोग लार्जली काम जो है सो ट्रेंड्स पे काम करते हैं, बनस्पत के सीट्स पे काम करते हैं और पुराने डेटा जो उपलब्ध होते हैं और जो नया वोटिंग पैटर्न और इश्यूज वगैरह को साथ लेकर के डेटा क्रंचिंग करके कुछ हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने पर्टिकुलरली एक बात कही थी कि दिल्ली में 34 ऐसी सीट है जहां पंजाबी और वैश्य वोटर जो है सो डोमिनेट करता है। और ये ऐसी सीटें हैं जो कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को वोट देता है, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी से खिसक करके आम आदमी पार्टी को जाता था। तो हम लोगों ने इस बात को इंसिस्ट किया था और लगातार जो लास्ट वीडियो भी जो था उसमें भी हम लोगों ने ये बात कही थी। और आज के थंबनेल में भी हम, आज के थंबनेल को अगर आप दिखाएंगे तो हमने उस थंबनेल में हमने उस दिन जो अपने बात कही थी उसी बात को रिपीट किया है कि swing the middle class including the Banyas and Punjabis in favor of BJP. If that's happening, BJP is winning. हमने ये बात कही थी और बीजेपी ने यहाँ पर जो 34-35 बनिया पंजाबी सीट हैं, इनमें से 29 सीट जीत लिया इस बार। तो जब 48 में से 29 सीट आपकी ये जो आपका कोर वोटर था जो आपको वोट नहीं दे रहा था, वहां से जब आपने 29 सीट निकाल लिया तो फिर वो जो मोमेंटम बना, फिर वो जो स्फूर्ति बनी, वो आगे चल करके सारे सीटों में स्प्रेड आउट हो गई। तो अमित जी, मैं आज हम लोग रिविजिट कर लेते हैं अपने पुराने स्लाइड्स को जहां पर हम लोगों ने बातें की थी। अब आप आ जाइए, सबसे पहले जो स्लाइड हम लेते हैं वो चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है सो 8 सीटें बताई थी जो कि बनिया पंजाबी सीट है। उनमें मात्र 2 सीट चांदनी चौक और सदर बाजार। चांदनी चौक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 सीटें थी टोटल, 2 उसमें माइनॉरिटी सीटें थी और 8 सीटें थी जहां बनिया पंजाबी डोमिनेट करता है। इन 8 में से 6 सीट बीजेपी ने जीता है। पिछले बार के चुनाव में ये सारी सीटें हार गई थी जी। पिछले बार के चुनाव में ये सारी सीटें हार गई थी, 6 सीट जीता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो रोहतास नगर सीट है, पिछले बार भी बीजेपी ने जीता था और इस बार बीजेपी ने उस सीट को जीता है। तो अगर कुल मिलाकर के 11 सीट में आपने इन 9 सीटों में आपने 7 सीट निकाली। ये देखिए बहुत बड़ा स्ट्राइक परसेंटेज है। 82% का स्ट्राइक रेट है इन सीट्स के ऊपर। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो बनिया पंजाबी सीट पर जो बीजेपी का इस बार स्ट्राइक रेट रहा है वो 82% का स्ट्राइक रेट रहा। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। ईस्ट दिल्ली में 6 सीटें ऐसी हैं जो बनिया पंजाबी सीट है। यहाँ के 6 के 6 सीट, यहाँ के 6 के 6 सीट बीजेपी ने जीता है। पिछले चुनाव में इसमें एक लक्ष्मी नगर और विश्वास नगर इनका जीता हुआ था और गांधीनगर जीता हुआ था। तो पिछले बार इन 6 में 3 सीटें जीती हुई थी, 3 सीटें हारी हुई थी। यहाँ पर भी इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया, 6 की 6 सीटें। और इसमें जगपुरा की सीट भी है जहां से अरविंद केजरीवाल हार गए, सॉरी जहां से मनीष सिसोदिया जैसा बड़ा नेता जो है सो हार गया। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर भी 6 सीटें ऐसी हैं जहां बनिया पंजाबी का डोमिनेंस है। यहाँ पे 4 सीटें जीती हैं और हारने वाली जो 2 सीटें हैं वो दोनों इंसिडेंटली शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीटें हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो हमने एक मापदंड बनाया था कि जहां 25% बनिया पंजाबी वोट होगा उसको हम डोमिनेट सीट मानेंगे, प्रॉब्ली यहाँ पर शेड्यूल कास्ट सीट होने के कारण यहाँ शेड्यूल कास्ट का वोट जो है सो वो इनसे ज्यादा वोट रहा होगा इन्होंने। और यहाँ पर उस तरह का इनरोड बीजेपी नहीं बना पाई होगी और इनके कैंडिडेट्स जो है तो इस चुनाव को जीतने में सफल हुए होंगे। और जो पटेल नगर की सीट को जो ये
करोल बाग के सीट में इनफैक्ट बीजेपी के बड़े नेता दुष्यंत गौतम खड़े थे, जो बीजेपी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हार गए। और ये भी कहा जाता था कि अगर दुष्यंत गौतम जीतते तो शायद वो पार्टी के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी हो सकते थे, लेकिन अब तो वो हार गए हैं, रेस से एलिमिनेट हो चुके हैं। दूसरा पटेल नगर सीट पर जो है सो राजकुमार आनंद, जो कि बीजेपी में गए थे आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, वो इस सीट को जीतने में नाकामयाब रहे। प्रॉब्ली अगर बीजेपी अपना कार्डर कोई वहां दी होती तो हो सकता है पटेल नगर की सीट वो निकाल सकते थे, वो भी सीट वो निकाल लेते, लेकिन चूंकि अपना कार्डर उन्होंने वहां नहीं दिया था, वो सीट वो नहीं निकाल पाए। अब हम आ जाए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट। यहाँ पर 4 सीटें हैं जिनमें पंजाबी वोट 25% से ऊपर है। रोहिणी की सीट पे तो 60% है। पिछले बार इन 4 में से एक सीट, रोहिणी की सीट, इनकी जीती हुई सीट थी। इस बार चारों सीट इन्होंने जीती। तो बार बार जो मैं कह रहा हूं कि स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, मतलब कि 82% का ओवरऑल स्ट्राइक रेट है बनिया पंजाबी सीट्स के ऊपर। इसी तरह से हम वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली की सीटों को लेते हैं तो यहाँ पर 8 सीटें थी। 8 सीटों में यहाँ पर 6 सीटें, 8 सीटें जो बनिया पंजाबी सीट जो थी, 8 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी ने निकाली। 2 सीट जो बीजेपी हारी, एक तिलक नगर सीट हारी है जो कि सिख डोमिनेटेड सीट है, और ये कहना है कि सिखों का वोट, चूंकि मनिंदरजीत सिंह सिरसा जीत गया बगल के रजौरी गार्डन की सीट से, तो उसका, लेकिन वहां पर चूंकि कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है तो एक स्प्लिट वोट का उनको फायदा मिला है। सिखों ने एन मास वोट नहीं किया है बीजेपी के लिए इस चुनाव में, मैं ये कहना चाहूंगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बगल की तिलक नगर सीट जो है सो, तिलक नगर सीट को वो जीतने में नाकामयाब रहे हैं, जहां जरनैल सिंह तीसरी बार चुनाव जीते हैं। कालकाजी सीट, वहां का जो पंजाबी वोट जो था, वो पंजाबी अतिशी के साथ जाना प्रेफर किया है, बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के साथ जाना प्रेफर नहीं किया है, और बहुत कम मार्जिन से अतिशी जीती है, लेकिन जीत गई है। तो इन स्लाइड्स को शेयर करने का जो आपके साथ लबोलबाब ये था अमित, कि हम ये बताना चाह रहे थे कि जो हम लोगों का जो काम था, अगर आप कवर की स्लाइड पे फिर से आ जाए तो उस पर आप देखेंगे जो हम लोगों ने इनको इंट्रोडक्शन में बिल्कुल जो कहा है कि हमने 35 सीट यहाँ पर थी, और इन 35 सीट में मैं बार बार कह रहा था कि बनिया पंजाबी का वोट अगर बीजेपी रिटेन करेगी तो बीजेपी जीतेगी। इन 35 में से बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, और ये इनके जीत का सबसे बड़ा फाउंडेशन बना है। और एक बार जब यहाँ से फव्वारा से पानी निकला है तो फिर बाकी अगल बगल के भी 35 सीटों में से 19 सीट वो जीतने में कामयाब रही। जी, ये बात सर आपने बहुत पहले समझ ली थी, और लगातार हम लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, और आखिरकार बीजेपी के जो जीत का जो सूत्र है वहीं से निकला और इंद्रप्रस्थ में कमल खिल गया। सर एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे, अरविंद केजरीवाल की हार का कारण क्या लग रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल, हालांकि जो आंकड़े का क्रंचिंग करेंगे तो अरविंद केजरीवाल का वोट डिफरेंस उतना ही रहा है, 4000 वोट से हारे हैं। संदीप दीक्षित को 3700-3800 वोट आया है, तो लेकिन अगर संदीप दीक्षित के वोट मिल भी जाते तो फिर भी वो चुनाव हार जाते। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो एक कनेक्ट जो था, अरविंद केजरीवाल का एक कनेक्ट जो था, वो जो है सो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था वोटर के साथ। और ये कनेक्ट को मैं सिर्फ न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं 70 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कह रहा हूँ। और जो कैंडिडेट्स उनके जीते हैं ना, जो कैंडिडेट्स उनके जीत के आए हैं 20-22 कैंडिडेट, वो आम आदमी पार्टी के कोई ओरिजिनल कैंडिडेट या अरविंद के, ये सब पॉलिटिकल फॉर्च्यून सीकर्स, गोल्ड डिगर्स हैं, जो कि समय के साथ उन्होंने दूसरी पार्टी में जगह नहीं मिली तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आ गए। और अरविंद केजरीवाल के पास, देखिए, कोई भी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है तो उसका जो एक वोट बेस होता है, जैसे इनके केस में दलितों का वोट था, माइनॉरिटीज का वोट था, तो इसको टूटते टूटते टाइम लगता है, प्लस कैंडिडेट का अपना भी कुछ वोट होता है, तो उसके बेसिस पर वो जीते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो नकारात्मक पॉलिटिक्स रही है दिल्ली में, और इन्होंने पूरे 10 साल दिल्ली के सीएम के रूप में फंक्शन ही नहीं किया, ये तो सारा उनका फंक्शनिंग एज आम आदमी पार्टी कन्वीनर था। और दिल्ली की जनता को दिल्ली में गवर्नेंस चाहिए, इसके लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है और अरविंद केजरीवाल को हराया है। जी, और बहुत बड़ी हार हुई है।
पिछली बार जी। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी, इस बार वो 22 पे सिमट गई है। 40 सीटों का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान है। और अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट हार गए हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जो वो पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। राष्ट्रीय राजनीति में तो जो दिल्ली का स्प्रिंग बोर्ड उनके पास था, जिससे कि वो उछल उछल करके बाकी जगहों पे जाते रहते थे, वो तो उनके लिए मुश्किल हो ही जाएगा। और उनके लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि एमसीडी में अपनी सरकार को वो बचाएं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी को एक सिलेंडर मार्जिन है जिसपे वो उनकी सरकार चल रही है, और एमसीडी में हर एक साल मेयर का चुनाव होता है। तो मेरे ख्याल से और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है मेयर के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे जरूरी है कि एमसीडी में अपनी सरकार बचाएं, जो पॉलिटिकल चैलेंज है, और उसके बाद पंजाब में अपनी सरकार बचाएं। जी सर, आज के लिए हम यहीं पे अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे और आपको फिर से बधाई देंगे कि जिस तरीके से आपने तमाम आंकड़ों का विश्लेषण किया और जिस तरीके से आपने रिजल्ट प्रेडिक्ट किए बिना किसी एग्जिट पोल के, आपने लगभग वही नतीजे बताए जो नतीजे आए हैं। एक बार फिर से बधाई हो सर आपको, क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर के हरियाणा चुनाव, फिर महाराष्ट्र चुनाव, फिर झारखंड का चुनाव और अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव, इन सभी चुनाव में आपका जो प्रोडिक्शन रहा है वो बहुत ही निशाने पर बैठा है। तो इसका राज क्या था, ये हम आपसे 2 लाइन में समझना चाहेंगे। ईमानदारी से डाटा का विश्लेषण करना बिना किसी पॉलिटिकल बायस के। हम पत्रकारों का काम जो होता है, जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका ऑनेस्ट डिसेमिनेशन। हमें अपना ओपिनियन लोगों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, हमारे अपने बायसेस को नहीं थोपना चाहिए। जो डेटा आपके सामने, उस डेटा का आप ऑनेस्ट विश्लेषण कीजिए और उसका आप इंफॉर्मेशन लोगों को दीजिए, और इसी बात की इज्जत आपसे लोग करेंगे। हमें जो दर्शकों का प्यार पिछले 50-55 दिन में इतना ज्यादा प्यार, प्रगाढ़ सम्मान जो मिला है, वो इस कारण से मिला है क्योंकि हमने उनसे ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर किया है। और लोगों ने इस बात को कहा भी है कि जो हमें मैसेजेस मिलते हैं कि भाई आप ऑनेस्टी के साथ चीजों को सामने रखते हैं और आपके विश्लेषण में कन्विंसिंग विश्लेषण होता है, और वो कन्विंसिंग इसलिए होता है क्योंकि वो ऑनेस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से जो पत्रकारिता के लिए भी एक ये लेसन है कि अगर हम ऑनेस्ट जर्नलिज्म करें तो हमारे लिए एक ट्रैक्शन तो जरूर है। जी बिल्कुल। और मीडिया में ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसी वैक्यूम को हम भरने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। और दिल्ली चुनाव के बाद अब अगला चुनाव बिहार विधानसभा का होगा। हालांकि अभी देर है, अभी समय है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो डेटा आप वहां से लेंगे उनका भी इस तरह विश्लेषण किया जाएगा और वहां के भी रिजल्ट हम पहले उस पर बात कर पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। हम बिहार पे काम करेंगे, बिहार पे हम लोग काम करेंगे, जल्दी काम शुरू करेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।